कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम सभी ने बहुत सारे डेरिवेशन पढ़े थे। 4-5 डेरिवेशन हमने आपको एक्सप्लेन किया था। और बच्चों, ये ऐसा लेसन है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल एंड द मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, 2 लेसन एक साथ पढ़ा रहे हैं और आपने देखा था कि एक एक डेरिवेशन, एक एक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। जो बच्चे क्लास गैप कर दिया करें वो लोग प्लीज़ जो वीडियो पढ़ने की पड़ी रहती हैं चैप्टर वाइज, उन वीडियोज़ को देख करके थोड़ा सा प्रयास किया करिए समझने का। ये संभव नहीं है कि केवल वीडियो ही देखकर आप पढ़ सको। ये ज़रूरी है कि आप क्लास भी लो, वीडियो भी देखो, तब जा करके कंप्लीट समझ में आ जाएगा, है ना। फिलहाल अब मजबूरी है, अगर नहीं आते हो आप लोग तो वीडियो देख लिया करिए। आपकी हेल्प के लिए मैं इतना तो करता ही हूँ कि वीडियोज बना देता हूँ। आप लोग उसको मान लो क्लास मिस हो गई कोई तो घर पे देख लो, तैयार हो जाता है। और भगा होगा कि नहीं, एकदम स्पीड थोड़ा सा तेज करके पूरा एकदम शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको कुछ देर बाद लगने लगेगा कि हाँ आप क्लास में बैठे हो। वैसे कल की डेट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एस्केप एनर्जी क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, और आपको पढ़ाया था ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, सैटेलाइट्स क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए थे। तो विजेता जी, जैसा कि आप जान रही हैं सैटेलाइट क्या है ये आप समझते हैं। हमने आपको बताया था कि ग्रहों से एक निश्चित दूरी बनाकर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड, वही बैठ जाओ, ग्रहों से एक निश्चित दूरी बनाकर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ऑल द सब्सटेंसेस मूविंग अराउंड प्लैनेट्स आर नोन एज सैटेलाइट्स। समझ में बेटा? All the substances moving या revolving around planets are called satellites। बच्चों, बहुत सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स का नेम हमने बताया था। जैसे हमारी अपनी अनोखी ग्रह नीला ग्रह पृथ्वी चाची है। पृथ्वी का एक नेचुरल प्लैनेट तो सैटेलाइट है चंद्रमा। पृथ्वी का एक जो है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। हजारों लाखों आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के अलग अलग देशों ने बना बना के छोड़ दिया है, जो पृथ्वी की ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी का उपग्रह कहलाते हैं, है ना। ऐसा हमारी उन्हेसा बहुत जानकार मीडिया है बताई थी कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह खोजे गए हैं, फेबोस और देवोस। बृहस्पति ग्रह के भी बहुत सारे उपग्रह खोजे गए थे और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है उसका आकार और साइज अन्य ग्रहों के उपग्रहों के आकार और साइज से बड़ा है। गिनीपिज इज अ स्पेशल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर विच शेप और साइज एंड वेट इज मोर देन अदर सैटेलाइट्स ऑफ ईच प्लैनेट्स। ओके, तो जो और सैटेलाइट के प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट के सैटेलाइट हैं, उन सभी से बड़े आकार में बृहस्पति चाचा के जो है सैटेलाइट मीन्स गिनीपिज है ना। ऐसे ही आपको बताए थे कि सनी सैटर्न एक ऐसा जो है प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। 123 तक उपग्रहों की खोज हो चुकी है अभी तक। उसके बाद बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रत्येक उपग्रह ग्रहों से निश्चित दूरी बनाकर ग्रहों की क्या करता है? परिक्रमा। तो वो निश्चित दूरी बनाकर परिक्रमा करता है, वो दूरी उस उपग्रह की कक्षा या ऑर्बिट कहलाती है अंग्रेजी में। और जिस वेलोसिटी से वो रन करता है, रिवॉल्विंग करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। Each satellite revolves around planet in definite radius, and that radius of satellite is known as orbit of that satellite.
विद अ डिफिनिट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस निश्चित वेग से चक्कर करता है उसका वो वेलोसिटी या वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, और जितनी दूरी के ऑर्बिट में चक्कर करता है वो उसकी ऑर्बिटल रेडियाई या ऑर्बिट होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी समझा था, और वो सैटेलाइट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है, एक पूरा चक्कर तय करने में सैटेलाइट या उपग्रह द्वारा लिया गया समय, उपग्रह का बोलो परिक्रमण का बोलो परिक्रमण काल कहलाता है। कोई भी उपग्रह किसी ग्रह की परिक्रमा, एक पूरी परिक्रमा करने में जितना समय लगाता है उसे हम उपग्रह का क्या कहते हैं, परिक्रमण। प्यारे बच्चों, क्या हुआ विजित, उपग्रह का कोई बोलेगा नहीं, कच्छी भी कल इसका डेरिवेशन कराए थे और हम फिर से एक बार आपके सामने रखने जा रहे हैं। शिवांशु ढान, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वी सफिक्स और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हमारे बीच हमारी प्यारी सी जो है बालिका सोनम मोर के उपस्थित है, तो सोनम जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जरा, कल हम ये डेरिवेशन कराए थे। स्क्वायर जी अगर आप देख रही हो तो ये किसकी फोटो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं? स्क्वायर जी किसका फोटो बना रहे हैं? धरती माता। इज्जत से बताइए। तो ये हमने जो है धरती माता का जो है काल्पनिक फिगर बनाया है, और ये इसका सेंटर है, इसका मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये इसकी रेडियाई है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है, तो इसकी परिक्रमा करने वाला पिंड क्या होगा? उपग्रह। मान लेते हैं कोई यहाँ एक सैटेलाइट या उपग्रह है एम द्रव्यमान का, जो पृथ्वी तल से, ये तल है पृथ्वी का सरफेस, तल से, ध्यान से देखो, पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर होकर पृथ्वी की परिक्रमा, दिस mass of M is revolving around Earth, और इस का जो वेलोसिटी होगी वही हम जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? याद आया? पृथ्वी तल से कितनी हाइट पर है? अगर हम इसकी पृथ्वी के केंद्र से डिस्टेंस जानना चाहें यहां तक, ये यहां से यहां तक RE है, ये H है, तो ये फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? RE प्लस H, जिसे हम सपोज कर ले रहे हैं स्मॉल r। फिगर समझ में आया? फिगर का डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे बेटा? पृथ्वी द्रव्यमान नियमित त्रिज्या RE के केंद्र से r दूरी पर यम द्रव्यमान का कोई एक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वीओ वेग से कर रहा है, कच्छी वेग वीओ से। देखो बच्चों, जब हम एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं, और वैसे आपकी बैचेज 6 से 7 और 5 से 6 हैं, ठीक है, 2 बैचेज हैं फिजिक्स की, और हमने आप सभी से प्रॉमिस भी किया है कि ज़्यादातर हम क्लास आपको 8 से 10 या 8 से 9:30 या 4 से 6 जैसे कहोगे, क्योंकि छुट्टियां जो भी मुझे मिल जा रही हैं, अभी जैसे मेरा 31 से लेके 8 जो है जनवरी तक छुट्टी है हमारी अपनी। तो जब छुट्टी रहेगी तो फिर हम आपको सुबह नहीं बुलाएंगे, किसी और टाइम दिन में बुला के पढ़ा देंगे, और जब छुट्टी के टाइम पढ़ाएंगे तो 2 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है, 2-2.5 घंटे क्लास कर देंगे, जिससे आपका कोर्स कवर अप रहे, तेज रहे,
और देखो अभी पिछले 3-4 दिनों से हम 2-2.5 घंटे क्लास 2 घंटे क्लास करके पढ़ा रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एक साथ करके पढ़ाते हैं, जब एक्स्ट्रा क्लास रहती है तो समझाते तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाकी जो बैचे अलग है तो उसमें तो पूरा इंग्लिश चलती है, लेकिन साथ में पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझाते हैं। आप लोग जो है थोड़ा सा कष्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लिया करिए, और घर पे जब लिखा करिए तो आप वीडियो देखते रहा करिए। वीडियो में हम अंग्रेजी में स्पीच बोले रहते हैं, डेफिनेशन बोले रहते हैं, तो उसी से कॉपी करके लिख लिया करिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना सीएम बेटा। तो जब बैच अलग रहेगी तब तो आराम से इंग्लिश में ही लिखाएंगे, साथ रहती है तो फिर हिंदी इंग्लिश दोनों साथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो जरा, हमारे बीच विजेता जी बैठी हुई है, ये बहुत प्यारी बच्ची है। ये कह रहे हैं सर ऐसे लिखो, जैसे कह रहे हैं वैसे लिखा रहा हूँ। माना, बोलो बेटा। पृथ्वी ब्रैकेट में कोई बोलेगा नहीं, हमें लिखने दो। द्रव्यमान यमी त्रिज्या RE। देखो कल वाला टॉपिक फिर से समझा दे रहे हैं शिवांश के कहने पर। द्रव्यमान यमी त्रिज्या RE के केंद्र से, कहां से बोल रहे हैं हम बेटा? यहां से R दूरी की कक्षा में यम द्रव्यमान का एक उपग्रह, नाडिया वाला कर इसको पढ़ाए थे हम। यम द्रव्यमान का एक उपग्रह, बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास में जरूर रहा करो। अरे मार दो। यम द्रव्यमान का उपग्रह कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी VO से, बोले सब बेटा कोई दिक्कत, उपग्रह का परिक्रमा कर रहा है। कल हम ये सब समझाए लिखाए थे, आज जो है रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए जरा, मान ले रहे हैं कि पृथ्वी द्रव्यमान यमी त्रिज्या RE के केंद्र से R दूरी स्मॉल r पर यम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कक्षीय वेग VO से कर रहा है। विजेता जी अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? लेट अस सपोज दैट a substance of mass m, small m, is moving around Earth having mass m, radius RE, in a orbit of R radius with orbital velocity VO. समझ में आया? Let us suppose that a particle of mass m is moving around Earth in R radius orbit with orbital velocity VO। ओके, लिख लोगे ना बेटा, समझ आई बात? तो अब यहां पर जो है ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर सर्कुलर मोशन वृत्तिगत कर रहा है। हम लोग पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं, जानते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर सर्कुलर मोशन करती है तो उसको अपनी गति को बनाए रखने के लिए सेंटीमीटर फोर्स, अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। जब तक किसी वस्तु को अभिकेंद्र बल नहीं मिलता तब तक वो वृत्ति पथ पर गति नहीं करती। अभिकेंद्र बल कहीं न कहीं से मिलना चाहिए। अभिकेंद्र बल की दो खासियत, एक तो इसका फार्मूला mv²/r होता है, दूसरी खासियत कि वस्तु पे जौने बल लागत रहा है वह अभिकेंद्र बल बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन चाचा, कौन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो उनको अभिकेंद्र बल चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, नाभिक प्लस चार्ज है, दोनों के बीच कूलम फोर्स लगता होगा, वही फोर्स वो अभिकेंद्र बल बन जाता है। कोई भी बल दिखे वो अभिकेंद्र बल बन जाएगा। जैसे विजेता जी, अगर हम साइकिल से चल रहे हैं, कैसे मोड़ आ गया, मोड़, तो जब मोड़ आ जाता है तो हमारी साइकिल और जमीन के बीच केवल एक बल है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। मोड़ आ गया माने हमारा पथ वृत्ति हो गया, हमको अभिकेंद्र बल चाहिए, लगा हम पर अभिकेंद्र और घर्षण बल है तो वही बदल जाता है। मतलब अभिकेंद्र बल के बारे में साइंटिस्टों ने गजब का लॉजिक सेट किया है कि अगर कभी कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति करे, सर्कुलर मोशन गति करे, तो उसको हमेशा सेंटीमीटर फोर्स अभिकेंद्र बल mv²/r की जरूरत होगी। और आप जिस बल को वहां लगा हुआ देखो, समझ जाओ कि वही बल बन जाएगा अभिकेंद्र बल। इधर के लिए उदाहरण के तौर पे जैसे मोड़वा पे घर्षण बल बन जाता है,
इलेक्ट्रॉनवा जब नाभिकवा के चारों ओर चक्कर कर रहा है, वहां वैद्युताकर्षण बल बन जा रहा है अपकेंद्र बल। तो वैसे जब ग्रह हो किसके चारों ओर चक्कर करते हैं? सूर्य के। तो जब ग्रह सूर्य के चारों ओर वृद्धि करते हैं तो उनको भी अभिकेंद्र बल चाहिए। और ग्रह और सूर्य दो पिंड है तो उनके बीच न्यूटन चाचा वाला बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। When any ग्रह moves around sun, then total gravitational force in between them becomes centripetal force। तो ग्रह और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही बदल जाता है। पक्का पक्का ठीक है। तो ये हमारी उनेसा जी बता रही हैं कि कौनो बल देखा मार दे का अकेंद्र बल अगर वृद्धि गति हो तो। देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है, लार बहुत आ रही है, इसको खाने पीने की चीजों का नाम लेने जा रहे हैं। जैसे दूध होता है, दूध व्हाट, उसको खैलर से जब मथा जाता है, मथा जाता है, ध्यान से सुनो, दूध है, दूध को हम मथते हैं खैलर से, जानते हो ना खैलर जैसे राउंड राउंड होता है। तो इसका मतलब हम दूध पे बल लगा रहे हैं और दूध के अणु वृत्तिगत कर ले। ध्यान समझना क्या बता रहे हैं। तो जब दूध पर बल लगा रहे हैं, दूध के अणु वृत्तिगत कर ले, उन पर हम अपकेंद्र बल दे रहे हैं, तभी तो उनके अणु जो है गोल गोल घूम रहे हैं, वृत्तिगत कर रहे हैं। उस दूध में देयर आर दो चीजें। दूध में दो प्रकार के अणु हैं। एक बेटा दूध के अणु है जो बहुत भारी वेटेज होते हैं, दूसरा क्रीम या मलाई वाले अणु होते हैं जो हल्के होते हैं। दूध में दूध और क्रीम दोनों शामिल होती है ना। क्रीम के कण हल्के हैं और दूध के कण क्या है? और आप जो है मथ रहे हो, बल दे रहे हो, तो आप तो समान ताकत दिए उस दूध में, तो दूध में दो जने हैं, दो जने को बराबर ताकत मिली। अब एक चीज बताओ कि अगर कोनो भारी आदमी रहन, ओका बल लगाए तो वो धीरे धीरे चल पाए ना भाई। अगर 50 न्यूटन ताकत 100 किलोग्राम के वस्तु पे लगा दी तो बेचारा रसे रसे चल पाए। और एक वस्तु हल्की बा, वह ताकत हल्के वाले पे लगा दी तो ढेर चले लगे ना। तो जब जो है दूध और क्रीम मिक्स होते हैं, लेकिन दूध को खैलर से मथा जाता है, तो दूध पर सेंटीमीटर फोर्स अप्लाइड किया जाता है। दूध और क्रीम जो उसके अंदर क्रीम के कण है, दोनों को समान मात्रा का जो है विकेंद्र बल मिलता है। लेकिन दूध वाले कण भारी होते हैं, इसलिए वो धीमी गति से और छोट के वृत्ति पथ पे चलते हैं। क्रीम वाले कण हल्के होते हैं, इसलिए वो बड़े वृत्ति पथ पे और तेज तेज चलने लगते हैं। वजह मतलब आपने फूट डाल दिया। दूध में दूध और क्रीम दोनों अलग कर दिए। दूध बीच में घूमता है और क्रीम किनारे किनारे, तो वो कांच के अलग कर देते हैं। दूध से क्रीम अलग हो जाती है। तो कभी कभी पूछता है कि दूध से क्रीम अलग कैसे होती है या क्यों हो पाती है, तो इट इज द रीजन सेंटीमीटर फोर्स। तो भाई जब हम सेंटीमीटर फोर्स के बारे में लास्ट नहीं, सेंटीमीटर फोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। अब तो याद हो जाना चाहिए दो खासियत। पहली खासियत तो जैसा कि आप जो है अंजन मंजन जी जान रहे हो कि ये बात हमेशा विजेता बेटा फिजिक्स पढ़ो, अपने अंदर ढाल दो। दुनिया में कभी कोई वस्तु अगर वृत्ति पथ पर गति करेगी तो उसको कौन से बल की जरूरत होगी? एंड देयर आर दो खासियत फॉर अपकेंद्र बल। पहली, ये बेचारा mv²/r जन्म धरती रही, और दूसरी जौने बल हुआ दिखात रहा है सरगे का हुआ बन जाए अभिकेंद्र बल। तो अब आते हैं यहाँ पृथ्वी थी, द्रव्यमान यमी था, त्रिज्या आरी था, और इसके केंद्र से r दूरी की कक्षा में चाचा उपग्रह एवं द्रव्यमान के पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, बीओ वेग से कर रहे हैं। कौन से पथ पर है ये? इसलिए किस बल की जरूरत होगी? जौन बल दिखाते हुए बन जाए। तो यहाँ दो दो पिंड दिखाता है, न्यूटन चच्चू वाला बल दिखाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वह बन जाए पक्का पक्का लिख दे। उपग्रह की ग्रह के चारों ओर की, शिवांशु बेटा आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, वृत्ति गति
उन्हें से बेटा कल भी समझ में आया था। यस सर। को बनाए रखने हेतु, इतना गला फाड़ के मेहनत करके समझाते हैं, कुछ समझ में आना चाहिए। बनाए रखने हेतु का जंग आज हम बक्सर में क्यों कर, बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल, सेंटीमीटर फोर्स, कहां से मिले? दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण, ग्रह व उपग्रह के मध्य। अब अंग्रेजी सब समझा था आपके, इधर के लिए प्यारे बच्चों अभिकेंद्र बल का सूत्र बताते बताते थक गएगा। और दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन चाचा मर गए। G/M अपान M से ये R से स्क्वायर कट गया, VO स्क्वायर बराबर G/M अपान R, अंडर रूट हटा लगा दे स्क्वायर हटा, ये एक सूत्र आ गया। यस सर। कल हम लोगों ने इस सूत्र तक पढ़ा था ना, याद है ये सूत्र पक्का? यस सर। फिर उसके बाद यहीं पर देखो जरा बेटा, चूंकि आपको गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन डिराइव कराए चैप्टर, जी बराबर होता G/M अपान तो गुणा कर दो, G/M बराबर हम रख सकते हैं, तो कक्षीय वेग BO बराबर G/M हटा के अपान ये स्मॉल r देखो, क्या बच्चों यहां तक डेरिवेशन हो गया था? इसके आगे तक नहीं हुआ था, यहां तक हो गया था। तो कल हम लोग यहां तक पढ़े थे, यहां तक जाने थे, समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? सुंदर बेटा कोई दिक्कत? तो कोई भी उपग्रह अगर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका कक्षीय वेग अंडर रूट G/M अपान R या अंडर रूट GRE स्क्वायर अपान RE प्लस H होता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात, अगर उपग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक हो, पृथ्वी के बहुत निकट हो, अगर उपग्रह पृथ्वी के बहुत निकट हो, पृथ्वी के बहुत पास में हो, अब आप समझो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है यहां से यहां तक? 6400 किलोमीटर। और अगर ये उपग्रह पृथ्वी बहुत नजदीक हो, 4-5 किलोमीटर ऊपर हो, तो 4-5 6400 तुल्यम नगण्य है कि नहीं? तो यहां पर देखो एक टॉपिक बनता है, ध्यान से देखिए, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करते हुए उपग्रह हेतु, ऐसा कोई उपग्रह हो जो पृथ्वी के नहीं मानोगे, कोई उपग्रह पृथ्वी के माने H का मान वेरी वेरी लेस फ्रॉम, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में H बहुत, तो H जो है बहुत कम है, माने नगण्य होगा, मतलब RE प्लस H को हम लगभग RE लिख सकते हैं, H नगण्य हो गया। इसलिए कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी उपग्रह की VO इक्वल अंडर रूट GRE स्क्वायर, ये है नीचे RE प्लस H को क्या लिख देंगे? इधर ओके बेटा, ये स्क्वायर ये कट गया, तो VO बराबर याद रहेगा। तो ये डेरिवेशन हो गया पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करते हुए उपग्रह के कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इसका मान भी निकाल सकते हैं हम, कैसे? VO बराबर अंडर रूट G की जगह 9.8, RE की जगह 6.4 गुणे 10⁻⁶, दशमलव यहाँ खा लेनी 10⁻⁴ हो गए, 64 बचा, 64 को वर्गमूल या 98 49 गुणे 2
49 वर्गमूल 7, 10 घात 6 के 4 के वर्गमूल 10 घात 2, 8 सते 56 गुणे 1.414 गुणे 10 की घात 2 किया जाएगा 7.92 गुणे 10 की घात 3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं VO बराबर 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, या VO बराबर नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे समझ में आया कि पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब बच्चों एक खास बात जो उन्हें जान रहे हैं कि अगर हम कौनो पिंड, कौनो बैग, कौनो मनई, कौनो थैला कुछ ले कांधे पिला दी, अब पृथ्वी कक्षा में पहुंच जाए, माने पृथ्वी बहुत नजदीक, और हुआ मशीन लगाए कि ओका वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड दे दी, ओका वेग कितना कह दी, और बाद चलाई, तो वो जौन बेचारू है वो पृथ्वी को उपग्रह बने हैं, जिंदगी में जौन है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना। तो ऐसे समस्त पिंड जिनका वेग लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पृथ्वी के अति निकट होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। तो पृथ्वी के अति निकट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पिंड का कक्षीय वेग √GRE फार्मूला होता है और मान होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ है बेटा? कोई डाउट बेटा? तो हम उपग्रह द्वारा ग्रहों की पूरी एक परिक्रमा करने में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। अंग्रेजी में बात करें तो कैसे बोलेंगे बेटा? टोटल टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इधर क्लियर? तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपके सामने हम रख रहे हैं उपग्रह के परिक्रमण काल का डेरिवेशन, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कक्षीय वेग और परिक्रमण काल दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उपग्रह का परिक्रमण काल और दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी आप समझ रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ, हाँ स्क्वायर जी आप तो पुराने जानकार हैं, यहाँ ये फिगर से आप समझ गए होंगे। लुक हियर एवरीबॉडी, लेट अस सपोज दैट, चलो मान लेते हैं, हियर इज आवर अर्थ हैविंग मास m, रेडियस RE। दिखाई दिया बच्चों? सभी लोग ध्यान दें, पृथ्वी द्रव्यमान m त्रिज्या RE के केंद्र से r दूरी की कक्षा में कोई एक उपग्रह कक्षीय वेग VO से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यहां तक समझ में आया बेटा? मुझे ऐसा समझ आया, कक्षीय वेग VO से परिक्रमा कर रहा है कौन? उपग्रह का कक्षीय वेग। अगर आपसे बात करें कि जो उपग्रह है उसका जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, अभी अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन हुआ है, और जब डेरिवेशन हुआ है तो आपको याद रहना चाहिए, यही होता है ना। अब बेटा उपग्रह इस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, एक चक्कर जितने समय में लगाएगा वही इसका परिक्रमण काल कहलाएगा। माने उपग्रह का, अगर हम आपसे पूछे उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है बच्चों, परिक्रमण काल T बराबर, आप बता दोगे, उपग्रह द्वारा ग्रह की एक परिक्रमा करने में लगा समय, एक परिक्रमा करने में जो समय लगे वही परिक्रमण काल है। तो T बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर तय करने में चली गई दूरी
2/4 ग्रह की एक परिक्रमा तय करने में तय दूरी बटे उपग्रह की कौन सी चाल? ओके, समय बराबर दूरी बटे 4। समय बेटा t है, दूरी। एक चक्कर में वृत्ताकार पथ पर जब आप चलते हो तो सरकमफ्रेंस या परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करते हो, और परिधि मतलब 2 पाई। एनी डाउट? आगे बढ़ो। 2 पाई r अंडर रूट, यहां नीचे GME है, ये r ऊपर गया, ये r तो अंडर रूट के बाहर है, अगर इसको अंडर रूट के अंदर लिखना चाहे तो मैथ का सेटलमेंट। तो हाँ बेटा, क्या मैथ? ये परिक्रमा काल का सूत्र आ गया, कोई डाउट? लेकिन आपको पता है GME की वैल्यू क्या होती है? GRE²। और R की वैल्यू क्या होती है? तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H होल क्यूब अपान GRE। प्यारे बच्चों, सवाल परिक्रमण काल पर जब मिलती है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोच रहे हो कि इतने बड़े बड़े अंक हैं, ये पावर 3 करने पर तो और बड़े अंक हो जाते हैं, वर्गमूल वगैरह निकालना कठिन हो जाता है। या कभी परिक्रमण काल दिया रहता है, आरी वगैरह निकालना और ज्यादा कठिन होता है क्योंकि घनमूल निकालना रहता है, जिस पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कठिन हो जाते हैं। तो हम एक बार अपनी बात फिर से रखें, कोई भी उपग्रह पृथ्वी या ग्रहों की पूरी एक परिक्रमा करने में जितना समय लगाता है वही उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। टोटल टाइम टेकन बाय सैटेलाइट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मान लेते हैं हियर इज सैटेलाइट ऑफ मास m, it is moving around with orbital velocity VO around the sun having mass m and radius r। मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई उपग्रह VO कक्षीय वेग से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, हमें उसका कक्षीय वेग मालूम है √GME/r होता है। अब 19 उपग्रह का परिक्रमण काल जानना है, माने उपग्रह द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय निकालना है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इक्वल टोटल टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट फॉर वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगा समय। अब आप जानते हो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो एक रिवॉल्यूशन तय करने में, एक चक्कर तय करने में चली गई दूरी जो कि परिधि के बराबर होगी 2 पाई r और बटे चाल √GME/r। नीचे का r ऊपर गया तो ये हो गया r/GME, ये वाला r अंदर रूट के अंदर किए r² के रूप में हो गया, ये डेरिवेशन हमारा आ गया। अब जैसा कि आप 19 बेटा जान रहे हो कि उपग्रह का परिक्रमण काल का फार्मूला आ चुका है कि नहीं? मानिए पता लग चुका है कि कोई भी उपग्रह किस चाल से ग्रह की परिक्रमा करेगा और कितने समय में करेगा, दोनों चीजें पता लग गई। यहाँ बेटा अगर यह भी कल्पना है कि अगर उपग्रह पृथ्वी के बहुत माने अगर जो है उपग्रह पृथ्वी के अति निकट हो, कंडीशन लगाएंगे, तो जब उपग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा तो h इज वेरी वेरी, ये h कम हो जाएगी RE की तुलना में, तो जहां जहां h है वो हट जाएंगे, तो फार्मूला कोई दूसरा आ जाएगा, वैल्यू कोई दूसरी आ जाएगी, बट हम चाहते हैं कितना लिख लो तब। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के परिक्रमण काल का व्यंजक आ गया। अब अगर उपग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक हो, माने पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h बहुत कम हो, पृथ्वी के अति निकट, सभी लोग ध्यान देंगे, परिक्रमा करते हुए
उपग्रह हेतु मानव जान जरा देखो, अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक हो, अ सैटेलाइट विच इज मच नियरर टू द अर्थ, जो पृथ्वी के मीन्स उसके लिए एच क्या होगा मुनेशा? बहुत कम। तो अस्मित डान आर ई प्लस एच की लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? और तब टी बराबर परिक्रमण काल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, यह गायब हो गया बेटा। बोर्ड पर देखो यही हो जाएगा। और आगे देखो t बराबर 2 पाई अंडर रूट क्यूब से स्क्वायर कर गया, ये आंसर आ गया कि नहीं बेटा? हम चाहे तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 पाई की जगह 6.4 गुणे 10 की घात 6, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? और ये लगभग 85.8 मिनट या 86 मिनट आ जाता है। माने पृथ्वी के अति नजदीक जो उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है 1.5 घंटा भी नहीं लगता, पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा कर लेता है। इधर क्लियर? पृथ्वी की अति निकट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का परिक्रमण काल लगभग 84 या 85 मिनट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली 84.7 होता है, तो हम लोग जो है उसको 84 मिनट मान लेते हैं। ठीक बेटा, बहुत तेज चलता है। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी जान रहे हो, हम लोग कल तक की क्लास में पढ़ चुके हैं, समझा भी चुके हैं, डेरिवेशन भी करा चुके हैं कि अनंत से किसी वस्तु को पृथ्वी तल तक लाने के लिए जितना भी कार्य किया जाए वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फार्मूला निकलवा चुके हैं -GMEM/r है ना। तो अब यहां बताना ये चाहता हूं, ये पृथ्वी है, इससे कुछ दूरी बनाकर कोई एक उपग्रह इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो अगर उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें वेग है, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उससे रन कर रहा है ना। इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। पक्का? उपग्रह में कौन सी ऊर्जा है? और वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में है, नहीं तो बाहर अनंत में चला जाता, चक्कर कहां कर पाता। और अगर कोई वस्तु गुरुत्व क्षेत्र में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो माने किसी भी उपग्रह के परिक्रमण के दौरान उपग्रह में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। कौन कौन बेटा? गतिज ऊर्जा और दोनों जोड़ दे तो उपग्रह की ये संपूर्ण ऊर्जा आ जाएगी। इधर क्लियर? नहीं समझ में बेटा? देखो, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा, धीरे धीरे विजेता बेटा समझो, तुम तो जानकार हो। फाइनल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्या बोले हम? फाइनल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सभी लोग पहले ध्यान से समझो तो मैं समझाऊं। सपोज करते हैं कि अर्थ है द्रव्यमान त्रिज्या के केंद्र से r डिस्टेंस पर कोई एक उपग्रह पृथ्वी की, और जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कर रहा होगा। किसी भी बॉडी में मोशन होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, कितनी होगी? माना यम द्रव्यमान का एक उपग्रह
पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी, ये सब समझ रहे हो ना, की कक्षा में वो किस वेग से, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। चित्र तभी वाला याद आ गया? चित्र नहीं बना रहे, वही बना लीजिएगा आप लोग खुद, वही वाला चित्र। पृथ्वी तल से ऊंचाई ऐसे है, उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है? इसलिए आर बराबर क्या होगा? उपग्रह गति कर रहा है ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उपग्रह की गति हेतु गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, के ई, क्या सूत्र होता है? और कोई भी वस्तु जब पृथ्वी के क्षेत्र में होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला ये था, याद आया? तो संपूर्ण ऊर्जा, एक ऊर्जा ये है कि जोड़ने तो फाइनल ऊर्जा नहीं आ जाएगी, इसलिए उपग्रह की, नेसा बेटा कोई दिक्कत? अब विजेता को समझ में आ गया, के ई प्लस ई, माना थे बच्चों? गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या है? चूंकि सोनम जी वीओ बराबर डेरिवेशन हो चुका है, तो ईश्वर का नाम लीजिए और वीओ स्क्वायर माने अंडर रूट खा लीजिए। यकीन मानिए मेरा, यहां क्या लिखा है? हाफ जी एम एम अपान आर, यहां क्या लिखा है? जी एम अपान आर। आज आपको घटाना बताएंगे, जी एम अपान आर ही होगा कॉमन हो गया, हाफ माइनस एक का कॉमन ले तो आधा बचे, ये माइनस एक, माइनस हाफ बचे कि ना? हाफ में से एक घटाऊ तो ले आधा, और ये क्या आ गई बेटा? है ना? उपग्रह की क्या आ गई? तो कोई उपग्रह जब पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी की कक्षा में करता है तो उसके लिए उसकी जो है संपूर्ण ऊर्जा माइनस जी एम अपान आर होती है ना। तो पृथ्वी कक्षा बना रहता है, चिन्ह अगर बदल दे तो ये जो प्लस कर दे तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जाएगा कि नहीं? और उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में लाने के लिए या कक्षा से दूर करने के लिए जितने ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ उपग्रह, उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये संपूर्ण ऊर्जा है, चिन्ह बदल दो तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? बंधन ऊर्जा। इधर क्लियर? इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, माइनस हाफ जी एम अपान आर ई प्लस एस, इस बार की जगह पृथ्वी के अति निकट उपग्रह हेतु क्या कम हो जाता है? तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? यच गया? कोई डाउट बेटा? कठिन है क्या ये? भाई उपग्रह गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा है,
और पृथ्वी के क्षेत्र में है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा जोड़ दिए टोटल ऊर्जा आ गई। समझ आ गया है? तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह में, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह में उपग्रह की गति के कारण गतिज ऊर्जा, उपग्रह के गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्व क्षेत्र में होने से गुरुत्व क्षेत्र में होने से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात उपग्रह की गतिज एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का संपूर्ण योग उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब अभी हमने समझाया कि किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में रहकर, विजेता मत सुनना, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु आवश्यक ऊर्जा -12 GMEM/RE होनी चाहिए। इसका उल्टा करो बेटा उन्हें सा, अगर हम प्लस कर दे तो इतनी ऊर्जा अगर दे दे उपग्रह को तो उपग्रह कक्षा से क्या हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। और ऐसी ऊर्जा जिससे उपग्रह पलायन कर जाए पलायन ऊर्जा कहलाती है या बंधन ऊर्जा कहलाती है। लिख लो, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, हेडिंग डालिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने हेतु अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। अंग्रेजी में लिखिए, समझ लीजिए, चाहे लिख लीजिए। टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एनी प्लैनेट ऑफ, फॉर एनी सैटेलाइट ऑफ अर्थ by which it move away from its orbit। क्या बोले बेटा विजेता? टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एनी सैटेलाइट ऑफ अर्थ फॉर विच इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, फ्रॉम विच इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। और नई लाइन से, उपग्रह की बंधन ऊर्जा बराबर, फार्मूला बना रहे हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा बराबर उपग्रह को पलायन कर जाने हेतु ऊर्जा, उपग्रह को भाग जाने हेतु ऊर्जा, माने टू फ्ली अवे या फिर फ्ली अवे माने पलायन करना, कर जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा, उपग्रह को पलायन कर जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा बराबर
बराबर माइनस, अब माइनस लगा देंगे क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा, बराबर माइनस उपग्रह को अपनी कक्षा में बने रहने हेतु ऊर्जा, नहीं समझे होंगे सर, उपग्रह को कक्षा में बने रहने हेतु ऊर्जा माने माइनस रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमेनिंग इन इट्स ऑर्बिट, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमेनिंग इन इट्स ऑर्बिट, अपनी कक्षा में बने रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा। लिखा बच्चों, लिखा, बराबर माइनस बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी बराबर, नहीं बाइंडिंग एनर्जी नहीं, संपूर्ण एनर्जी, माइनस संपूर्ण एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, संपूर्ण एनर्जी, माइनस संपूर्ण ऊर्जा, यही तो ये हो जाएगा प्लस हाफ GMEM अपान RE। ये किसी उपग्रह की क्या होती है बेटा, बंधन ऊर्जा। हो नहीं गया, हाँ ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। बंधन ऊर्जा माने संपूर्ण ऊर्जा का माइनस, समझा तो दिए। हाँ बेटा छोटा सा डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, छोटा डेरिवेशन, वेरी स्मॉल। कैसा डेरिवेशन, आपको हमने बताया था स्क्वायर जी कि इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन हैं छोटे छोटे, 2 डेरिवेशन और करा देंगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने वाला है। तो ऐसे चैप्टर पूरे गणितीय चैप्टर है, मैथमेटिकल लेसन है, 2 के दोनों एक साथ पढ़ाए हैं, न्यूमेरिकल दोनों का साथ साथ कराएंगे, मजा भी आएगी। अब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कराएंगे, बिना चैप्टर खत्म करे थोड़ी करेंगे। अभी 2 हेडिंग है, हाँ इधर देखिए, हेलो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए उपग्रह के, हमारे साथ हेडिंग डालिए कक्षीय वेग व पलायन वेग, 2 नंबर का सवाल आता है, VE में संबंध, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन, रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड, रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर जी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सोच के बताइए आप लोग। VO इक्वल अंडर GRE, याद आया। और अभी कल परसों डेरिवेशन हुआ था, पृथ्वी तल पर पलायन वेग V∗E का डेरिवेशन √2 √GRE, एनी डाउट। तो VE इक्वल √2, GRE का वैल्यू क्या है, ऐसा जी ये डेरिवेशन हो गया। कक्षीय वेग और पलायन वेग में यही संबंध है। अब आप महसूस कर सकते हैं कितना सारा डेरिवेशन है।